नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी पर एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम हिंदी के वर्ण विचार टॉपिक पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्या पूछा गया है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि कुल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। तो 52 वर्ण है, ठीक है। इसमें से 11 क्या हैं, स्वर हैं, और शेष क्या हो जाएंगे आपके। देखिए, कुल वर्ण तो 52 हो जाएंगे, ठीक। कुल वर्ण कितने हैं, 52 हो जाएंगे। इसमें मूल व्यंजन की बात करें तो 35 हो जाएगा। 35 में भी हम 33 + 2 ले रहे हैं, ठीक है। 33 मूल व्यंजनों की संख्या है, लेकिन अब मूल व्यंजनों की संख्या में ड़ और ढ़ को भी शामिल कर दिया गया है, तो इसे भी आप काउंट करेंगे, 35 हो जाएगा। और स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। आयोगवाह कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, अम और आह क्या कहलाते हैं, आयोगवाह कहलाते हैं। और इसके बाद संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी है, 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 35, 2 37 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 41 और 11 52, ठीक है। तो टोटल कितने हैं वर्णमाला में, 52 है। अगर जो है मूल वर्णों की संख्या पूछे, मूल वर्णों की संख्या पूछेगा तो 44 है। इसमें आपका 33 व्यंजन काउंट होता है और 11 स्वर काउंट होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास देखिए ऑप्शन में 35 है, 33 नहीं है, ठीक है। 33 होता तो 33 आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पास 35 है तो 35 आंसर होगा, या फिर 33 रहेगा तो 33 आंसर होगा, इसको ध्यान देंगे। इसके बाद देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शब्द राम में कितने वर्ण हैं। वर्ण क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना होगा, है ना। वर्ण क्या होता है, वह ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। खंड नहीं किए जा सकते मतलब और उसे नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मैं अगर बोलूँ ग को क्या कर सकते हैं हम, तोड़ सकते हैं। कैसे, ये ग के पास हलंत लगा देंगे, ग में हलंत लग जाएगा और प्लस आ हो जाएगा, ये दोनों मिलकर ग बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको तोड़ा जा सकता है। तो वर्ण किसको बोला जाता है, इसे बोला जाता है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है वर्ण। तो यहाँ पास पूछा गया वर्ण या फिर ध्वनि पूछा जाए तो कितने हैं, यहाँ पास आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो र में हलंत, फिर आ, ठीक है, बड़ा आ आएगा। इसके बाद माँ में भी हलंत, और माँ को पूरा करने के लिए इसमें आ का प्रयोग होता है। स्वर और व्यंजन में यही फर्क है कि स्वर को उच्चारित होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन को उच्चारित होने के लिए क्या होता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन उच्चारित होने पर स्वर का भी उच्चारण होता ही होता है, ठीक है, जबकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पास राम में जो है कितने वर्ण हो जाएंगे, इस प्रकार से 4 वर्ण हो जाएंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मूल स्वरों की संख्या पूछा गया, मूल स्वरों की संख्या पूछा गया है यहाँ पास, ठीक है। सबसे पहले तो स्वर कितने होते हैं, तो 11, यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मूल स्वर नहीं, यहाँ पास कुल स्वर है, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 मैंने बताया, ठीक है। कुल स्वरों में आपका 2 प्रकार से इसको बांट सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से कैसे बांटेंगे, एक होता है मूल, आंसर नहीं होगा, ठीक है, 11 आंसर नहीं होगा। अभी देखते हैं आंसर कौन सा होगा। ये तो कुल स्वरों की संख्या है 11, ठीक। अम और आह को स्वर की श्रेणी में नहीं लेते हैं, याद रखेंगे। अम और आह स्वर की श्रेणी में नहीं आते, ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगे इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पास देखिए मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर की श्रेणी में बांट सकते हैं। व्युत्पन्न, मूल मतलब जो स्वयं उत्पन्न हुए, और व्युत्पन्न मतलब क्या होंगे, जो मूल स्वरों से जो है उत्पन्न हुए उन्हें बोलेंगे हम व्युत्पन्न। तो मूल में कौन कौन से आते हैं, एक तो अ आएगा, ई आएगा और छोटा ऊ आएगा। ये तीनों क्या होंगे, मूल व्यंजन का मूल स्वर कहलाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा री, ठीक, ये क्या कहलाएंगे, री, ये क्या कहलाएगा आपका, मूल स्वर कहलाएंगे। व्युत्पन्न जो मूल व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को भी 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, ठीक है। व्युत्पन्न को 2 श्रेणी में कैसे, एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त। क्या होता है, एक होता है दीर्घ, एक होता है संयुक्त।
यहाँ पास देखिए दीर्घ और संयुक्त को देखते हैं। मूल तो हमने देख लिया, मूल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर है। इसके बाद होता है व्युत्पन्न में 2 देखा हमने, एक तो दीर्घ होता है, एक होता है दीर्घ, एक होता है आपका संयुक्त, ठीक है। एक क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर होते हैं, व्यंजन भी देखेंगे आगे। तो दीर्घ में आपका क्या होता है, जो हमने मूल में देखा उसी का डबल हो जाता है। जैसे अ प्लस अ मिलके क्या बना दिया, अ बना दिया, और छोटे ई का 2 बार जोड़ने से क्या हो जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ, ये क्या बना देगा, ऊ। तो ये आपका तीनों क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जबकि संयुक्त स्वर देखते हैं, संयुक्त स्वर की बात करें तो यहाँ पास कौन कौन से हो जाएंगे संयुक्त स्वर, ए, ओ और औ, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इन पर क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ए, ओ और औ ये सभी क्या है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पास देखिए ए किससे बना हुआ है, ए किससे बना है, तो देखेंगे अ और ई से मिलकर बना है, अ और ई से मिलकर बना है। अब ए देखिए यहाँ पास ए और ओ का एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओ किससे मिलकर बना है, अ और ऊ से मिलकर बना है, ठीक है। तो ए और ओ का एक ही कॉन्सेप्ट है और ए और औ का एक ही कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखिए यहाँ पास ए में भी बड़ा आ से बना हुआ है, ओ भी किससे मिलकर बना है, बड़ा आ, दोनों में कॉमन है। इसके बाद ए में क्या होगा, ये जो ए है इसमें ए जुड़ा हुआ है और औ में ओ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे किस प्रकार से बना है, ठीक। औ किससे बना है, आ और ओ से, ए किससे बना है, आ और ए से, इनको ध्यान देंगे। तो ये क्या होंगे, व्युत्पन्न स्वर या फिर क्या कहलाएंगे, ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे, तो याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम और अह आयोगवाह कहलाते हैं क्योंकि ये स्वर नहीं है। क्या ये स्वर नहीं है इसलिए आयोगवाह कहलाते हैं, या फिर इनका जातीय योग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ नहीं है। देखिए इनका जातीय योग यानी जुड़ाव जो है या योग जो है वो स्वर और व्यंजन दोनों के ही साथ नहीं है, ये एक कारण है, ठीक है। और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, आयोग कहते हैं, ठीक है। जो योग में नहीं है उसको आयोग बोल दिया गया। और ये अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थात किसी न किसी अर्थ का निर्वाह करते हैं, संवहन करते हैं। निर्वाह को ही वाह कहा गया है, ठीक है। ये वाह वाला वाह नहीं है, यहाँ जो है निर्वाहन वाला वाह है, ठीक है, वाहन या निर्वहन वाला। तो यहाँ पास आयोग वाह बन गया, ठीक है, आयोग वाह। तो इसलिए यहाँ पास बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है पूछा गया है। देखिए टोटल तो व्यंजन अगर मूल की बात करें तो 33, कुल बोला जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पास स्पर्श व्यंजन बोला है। स्पर्श व्यंजन किसे बोला जाता है, तो जो 5 वर्ग हैं, ठीक है, जो 5 वर्ग हैं व्यंजन की श्रेणी में, एक है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ख वर्ग, सॉरी प वर्ग है, च वर्ग है, ठीक है, क वर्ग, इसके बाद क्या है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। ये सभी वर्ग हैं। इन वर्गों में, वर्ग को कहने का मतलब क्या है, क वर्ग में क ख ग घ अंग 5 वर्ण होंगे, क ख ग घ और अंग, ये 5 वर्ण होंगे। इसी प्रकार से च में भी होंगे ट त और प वर्ग। अर्थात कुल मिला के कितने स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। कितने स्पर्श व्यंजन हुए, 25 स्पर्श व्यंजन हुए। तो याद रखेंगे, ठीक है, कितने स्पर्श व्यंजन हुए, 25। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन के स्थान पर यहाँ पास क्या रहेगा, वर्गीय व्यंजन रहेगा। तो भी आपको समझ जाना है कितनी है संख्या उसकी, 25। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर व्यंजन की बात करें, स्पर्श के अलावा 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होंगे, अंतस्थ ध्यान से सुनेंगे। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, जिसके उच्चारण में कोई भी बल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे य, र, ल, व, ठीक है, कंठ से उच्चारित हो जाते हैं और बल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पास य, र, ल, व क्या है, यहाँ पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 ऊष्म, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, तो जिसके उच्चारण से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्म बोलेंगे। यहाँ पास 4 वर्ण हैं, कौन कौन से,
तीनों स होंगे, ठीक है। षटकोण, सलजम और सरौते का स तीनों स होंगे। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, ह। इसके उच्चारण से भी जो है ऊष्म व्यंजन ये भी कहलाता है। इसके बाद 4 क्या बोला मैंने, संयुक्त। 4 क्या बोला, संयुक्त। तो 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या है, जो किसी अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं, अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं या स्वरों से मिलकर बने हैं, उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, संयुक्त मतलब अन्य व्यंजन से बने हुए, मिलकर बने हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन पूछा गया, अभी मैंने बताया ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सलजम, ठीक है, सलजम का स। तो यहाँ पास ऊष्म व्यंजन मैंने बताया आपको, सलजम, षटकोण, सरौते का स और ह, ये सभी क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण से ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा प्रवाहित होती है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया अभी कि जो किसी अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो आपका कौन कौन सा था, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन भी मैंने बता दिया, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मतलब जो अंतः में स्थित है, मतलब आपको उच्चारण करने में इसमें बल प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये स्वतः ही स्थित होते हैं, स्वतः उच्चारित हो जाते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैंने बताया य, र, ल और व, ये सभी क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती उन्हें क्या कहते हैं। हकार की ध्वनि मतलब अंतिम में उसमें ह का उच्चारण होता हो, अंतिम में क्या हो, ह का उच्चारण होता हो। या तो आप उसको इंग्लिश में लिख कर देखें, तो जैसे भ को हम क्या लिखते हैं, BH लिखते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पास, हकार मतलब H आता हो लास्ट में। अगर इंग्लिश में आप देखें तो उसकी स्पेलिंग में H आता हो, वही क्या है, आपका हकार की ध्वनि वाला वर्ण है। और उसे हम क्या बोलते हैं, हकार की ध्वनि वाले वर्ण को महाप्राण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पास अल्प प्राण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास सुनाई नहीं पड़ती है, पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद सघोष और अघोष सभी की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। सभी की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले अल्प प्राण से ही शुरू करते हैं। यहाँ पास क्या बोला गया कि हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती उसे बोलते हैं अल्प प्राण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसका मतलब हकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी उसको महाप्राण बोला जाएगा। तो इसको ध्यान देंगे जो जो बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अल्प प्राण किसे बोलेंगे। एक तो हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, प्राण वायु की मात्रा कम होगी, ठीक है। प्राण वायु यानी हवा की मात्रा या वायु की मात्रा कम होगी या अल्प होती है, उसे क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अर्थात अगर हम क वर्ग की बात करें, क वर्ग में देखें तो क, ग और अंग, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है वे भी अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन मतलब आप यहाँ पास देखिए य, र, ल और व, ठीक है। तो इनको एक साथ याद रखिए कि पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ क्या कहलाएगा, अल्प प्राण, ठीक है। इसके बाद देखिए महाप्राण। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं। महाप्राण में आपको क्या होगा, हकार की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे आपको भ, ठीक है, भ क्या है, हकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे छ या फिर ख, इन सभी में क्या आ रहा है, हकार आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे वर्ण है। जबकि चौथा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पास इस वर्ग में झ और इसमें घ, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, हकार सुनाई दे रहा है, मतलब महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे और चौथे वर्ण के अलावा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन आपके तीनों स और ह होते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले
हम सघोष और अघोष को भी परिभाषित कर देते हैं। सघोष या फिर इसे घोष भी बोला जाता है। घोष या फिर सघोष एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। घोष या फिर सघोष एक ही है। इसमें क्या होगा, सभी स्वर शामिल होते हैं। सघोष और अघोष में अंतर क्या है देख लेंगे। तो यहाँ पास उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होता है तो सघोष, और कंपन नहीं होता है तो अघोष। बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। यहाँ पास देखिए सभी स्वर, सभी के सभी जो स्वर हैं वे सघोष की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी क्या होगा, सघोष की श्रेणी में आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क वर्ग में देखें तो ग, घ और अंग, ये क्या हो जाएगा, घोष या फिर सघोष की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन भी क्या कहलाता है, घोष या फिर सघोष की श्रेणी में आता है। और फिर लास्ट में आपका ह भी इसमें आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन का एक अक्षर या एक वर्ण भी इसमें शामिल है। अंतस्थ भी है, सभी के सभी स्वर शामिल हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण शामिल है। तो इसके बाद बच गया जो वो अघोष में आ जाएगा। अघोष में कौन कौन से होगा, एक तो पहला और दूसरा वर्ण जो छूट गया था, अर्थात जैसे क और ख, ये क्या हो जाएंगे, अघोष की श्रेणी में आएंगे। और इसके अलावा बच गया था स और स, तीनों स आ जाएंगे इसी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन है। स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन है पूछा गया है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन तो मैंने बता दिया 25 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। लेकिन स्पर्शी संघर्षीय व्यंजन किन्हें बोला जाता है, तो च, छ, ज और झ, इन चार वर्णों को जो है स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन बोला जाता है। तो यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पास उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित होता है, ऑप्शन है अह, ई, ए और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं या, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंठ से उच्चारित होता है या फिर कंठ वर्ण है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षरों या शब्दों की बात करें, अक्षरों की बात करें, शब्दों नहीं, ठीक है, अक्षरों या वर्णों की बात करें तो यहाँ पास कौन कौन से हो जाएंगे, अ, अह, इन तीनों को बिल्कुल याद रखिए, छोटा आ, बड़ा आ और अह, ठीक है। और इसके साथ ही अह में तो ह आ रहा है, ठीक है, तो ह को भी याद रख लीजिए, अह और ह, इन चारों को याद रखिए बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद आप सभी को, अगर आपने कभी न कभी इस वर्ण विचार टॉपिक को पढ़ा है तो कंठ में बिल्कुल आपको क वर्ग याद होगा, ठीक है। क वर्ग याद होगा कि कंठ की श्रेणी में आता है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क वर्ग होते हैं, ठीक है। क वर्ग मतलब आपका क, ख, ग और घ और अंग, ये पांचों क्या होंगे, क वर्ग या फिर कंठ उच्चारित वर्ण होते हैं, या फिर कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपका कंठ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी जो ऑप्शन हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। आगे ऑप्शन आपका क्या है, ई है। ई को देख लेते हैं कौन सा वर्ण है या कहाँ से उच्चारित होता है, तो ये तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण है, तालु से उच्चारित होता है। ई के अलावा छोटी ई या फिर ये भी बड़ी ई को भी लिख लेते हैं, और या, ये तीनों क्या होते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तालव्य में और भी हैं, जो वर्ग है उसको आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पास आप कम से कम इन तीनों को याद रखिए, ई और या, ठीक है। इसके बाद देखिए ए है ऑप्शन में, ए किस में आता है, तो कंठ तालव्य में आता है, मतलब इसका उच्चारण जो है कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है, ठीक है। कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। और कौन कौन से होते हैं, ए के अलावा ए भी इसमें शामिल है, तो ए को भी लिख ही लीजिए एक साथ, ए और ए कंठ तालव्य, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, लास्ट ऑप्शन है या। तो या कहाँ से उच्चारित होता है, तो याद रखेंगे ये भी तालव्य है, अभी हमने देखा ई और या देखो हमने, है ना, तो तीनों क्या होंगे, तालव्य वर्ण होते हैं। तो यहाँ पास आंसर कौन सा हो गया आपका, कंठ से उच्चारित होने वाले में अह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा अभी कि अ, ह और अह ये सभी क्या होते हैं, कंठ होते हैं, और क वर्ग भी। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण है।
तालव्य वर्ण है। अभी हमने कुछ तालव्य वर्णों की चर्चा की, ठीक है। कौन कौन से तालव्य वर्णों को देखा हमने, छोटी ई, बड़ी ई, या और स, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, तालव्य वर्ण। तो इनमें से कोई है क्या यहाँ पास, या है, ठीक है। क्या है, या है। तो या को याद रखेंगे, यहाँ पास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे तालव्य में च वर्ग, च वर्ग कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है, अर्थात जीभ जो है मुड़कर पिछले भाग को टच करती है, उसे बोलते हैं मूर्धन्य। तो यहाँ पास य, र, ल, व कौन सा हो जाएगा मूर्धन्य। तो देखिए यहाँ पास मूर्धन्य में आपके आते हैं री, ठीक है, री, र, स और ट वर्ग, री, र, स और ट वर्ग। ट वर्ग है ना पूरा, ट वर्ग, केवल ट नहीं, ट वर्ग है। ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य वर्ण है। तो यहाँ पास आपका र आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दंत्य वर्ण की पहचान कीजिए। दंत्य वर्ण मतलब जिसका उच्चारण तब होता है जब जीभ जो है दांतों को टच करती है। तो यहाँ पास दंत्य वर्ण मतलब कौन से हो जाएंगे, एक तो त वर्ग आपको पता होगा, त वर्ग बिल्कुल कंफर्म रखना चाहिए। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो दंत्य वर्ण में आपका त वर्ग तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा ल और स आता है, ल और स उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीभ जो है दांतों को टच करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पास आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होता है। ओष्ठ से उच्चारित होता है मतलब ओष्ठ की आकृति से उच्चारित होता है। तो यहाँ पास देखिए अ, ई, उ या फिर ओ, ए है, ठीक है, ए है ऑप्शन में। तो यहाँ पास देखिए आप उच्चारित करके देखिए किसमें आपका ओष्ठ प्रभावित हो रहा है या ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो आपको पता चलेगा ऊ में आपका ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो ऊ जो है ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, ठीक है, ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। आपका पूरा पूरा प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसके अलावा दोनों ऊ क्या कहलाते हैं आपके, दोनों ऊ जो है ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। कौन सा एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। तो एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण बिल्कुल याद रखेंगे, वह है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक में कौन सा शामिल नहीं है। अनुनासिक तो याद रखेंगे पंचमाक्षर, अनुस्वार, चंद्रबिंदु तीनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पास नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों शामिल होते हैं, ठीक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक मैंने बहुत मतलब कोशिश किया कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, है ना। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन को तीनों को कमेंट करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, तीनों आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से सघोष वर्ण की पहचान कीजिए। सघोष वर्ण को मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया। तो सघोष वर्ण में पहचान करना है आपको कौन सा आंसर होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन की पहचान कीजिए। अल्प प्राण व्यंजन भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया है तो निम्न में से आपको छांट के कमेंट करना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्म व्यंजन स का उच्चारण स्थान है। ऊष्म व्यंजन स का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये भी मैंने बताया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो तीनों का आंसर कमेंट करेंगे, और अगर नहीं आएगा, ज़्यादा कमेंट अगर नहीं आता है तो मैं इसे अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए और हॉस्टल वार्डन की तैयारी से संबंधित वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।